नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड। और उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कोविड-19 को लेकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जिले के अंदर कोविड-19 को लेकर टेस्टिंग जारी है और साथ ही जितना हमें यहाँ पर टारगेट दिया गया था उससे भी ज़्यादा काम प्रशासन कर रहा है। हरिद्वार जिले में हो रही लगातार इस तरह से जो टेस्टिंग है उसमें इजाफा हो रहा है और साथ ही उसका रिजल्ट भी बेहतरीन मिल रहा है। हरिद्वार जिले में कोविड-19 को लेकर वर्तमान की यहाँ पर जो स्थिति है वो चिंताजनक नहीं है और कोविड-19 वैक्सीनेशन को भी लेकर यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है। वैक्सीनेटर का डाटा हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और साथ ही कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था हमने कर ली है। साथ ही इस साल हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर कोविड-19 को लेकर के अपनी तैयारी के बारे में भी बताया और साथ ही कहा कि वास्तव में जब कुंभ की शुरुआत होगी तो हमारे पास संसाधन भी इकट्ठे हो जाएंगे। जितने भी यहाँ पर कोविड-19 के केयर सेंटर कुंभ क्षेत्र में बनाए जाएंगे उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। वर्तमान में प्रत्येक जनपद को जो टेस्टिंग को लेकर के जो दिया गया टारगेट है, उस टारगेट से ज़्यादा ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्टिंग ज़्यादा नंबर्स पे चल रहा है, बट रिजल्ट्स जो है काफ़ी नियंत्रित है, काफ़ी रीजनेबल नंबर्स पे ही आ रहे हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जितना भी प्राथमिकता जो श्रेणी में है, जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, उनको हर महीने टेस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है जो भी हाईली एक्सपोज्ड ग्रुप्स है उनका टेस्टिंग के बावजूद भी रिजल्ट्स रीजनेबल रहना एक इंकरेजिंग फैक्टर है। वर्तमान में प्रत्येक और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मनीष हमारे संवाददाता हरिद्वार से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, डीएम ने कोविड-19 को लेकर प्रेस वार्ता की है, क्या कोई ताजा अपडेट है आपके पास? हाँ बिलाल, देखिए कोविड-19 को लेकर डीएम साहब ने प्रेस वार्ता करी थी, जिसमें बताया था कि हरिद्वार में कोविड की क्या स्थिति है और जबकि ये भी कहा जा रहा है कि जो हरिद्वार के अंदर जो कोविड की स्थिति है संतोषजनक है, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड के जो मरीज हैं और उनकी संख्या कम निकल करके आ रही है। जबकि प्रशासन अपनी जो टेस्टिंग है, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा संख्या निकल के आनी चाहिए। पर ये कहना है प्रशासन का भी कि जितनी ज्यादा हम टेस्टिंग भी ज्यादा करवा रहे हैं पर कोविड की संख्या कम निकल के आ रहे हैं। इसलिए जो हरिद्वार जो क्षेत्र है, जो हरिद्वार पूरा जिला है, इसमें कुछ चिंताजनक वाली बात नहीं है और पूरा कोविड की जो है वो कंट्रोल में है ये है। और जी बिलाल, बिल्कुल मनीष, ये तो राहत भरी खबर है कि जो कोरोना संक्रमित जो संख्या लगातार बढ़ रही थी उस पर रोक लग चुकी है, वो कम है। लेकिन बात अगर टेस्टिंग प्रक्रिया की जाए, कितनी तादाद में जो है प्रतिदिन टेस्टिंग हो रही है और दूसरी तरफ कुंभ का भी आयोजन होना है, उसको लेकर कितना तैयार है प्रशासन हरिद्वार का? किस तरह से उसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं? हाँ बिलाल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस वर्ष ही कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। जबकि देखा जाए तो 3 स्नान ही इसके अंदर जो पेशवाई के रखे गए हैं, पर अगर देखा जाए तो कुंभ जो शुरुआत भी हो जाती है तो जनवरी से 14 जनवरी मकर संक्रांति से मानी जाती है और सारी तैयारी यहाँ पर हो भी है। पर एक सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है कि कोविड का जो प्रकोप है, क्योंकि पूरे देश में ये चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है कोविड का, तो चिंता वाली बात प्रशासन के मन में ये भी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो जनता आएगी उसको कैसे कंट्रोल करा जाए। पर इसमें जो जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया कि हम जो यहाँ पर जो सेंटर है, कोविड केयर सेंटर है, वो कई जगह बनाए जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि ये जो महाकुंभ का जो आयोजन होता है, इसमें कम से कम करोड़ों लोग इसके अंदर आते हैं और संख्या आने की उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। अब देखिए कि इन्होंने इस तरीके से, जैसे यहाँ पर व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं या दुकानदार हैं या जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है इस तरीके की। क्योंकि जब यात्री जब आता है तो होटलों में, धर्मशालाओं में रहता है वो, तो उनको ट्रेनिंग दी है। करीबन 3,500 लोगों को इस समय ट्रेन कर चुके हैं कि जब कोई बाहर से यात्री आए तो उनको कैसे कोविड के बारे में जानकारी दें, मास्क लगाएं या किस तरह की उनको सावधानी रखें, इसके लिए भी ट्रेंड कर दिया है 3,500 लोगों को। और भी आगे ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि आने वाला जो कुंभ है वो सही तरीके से हो जाए और कोविड का कोई ज्यादा यहाँ दिक्कत ना हो फिलहाल। बिल्कुल, लेकिन सवाल एक और निकलकर सामने आता है मनीष, जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, हालांकि प्रशासन सतर्क है, लेकिन जो बड़े स्तर पर कुंभ में जो बाहर से लोग श्रद्धालु आते हैं, बड़ी तादाद होती है, बड़ी संख्या होती है, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। और उसी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है और कितनी तेज गति से तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
हाँ बिलाल देखिए, जिस तरीके से जो बाहर से जो लोग आते हैं कुंभ में, तो उनके दो साधन होते हैं। एक तो रेलवे माध्यम होता है, दूसरा होता है बाय ट्रांसपोर्ट या बसों के द्वारा। तो जो रेल है, तो रेल में भी ये रखा गया है कि जो रेल के माध्यम से लोग आएंगे तो वो सिलेक्टेड लोग आएंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन होंगे उनको सिलेक्टेड करा जाएगा, जिससे कि कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ पर हरिद्वार में आ सके। तो उनकी व्यवस्था रेलवे स्टेशन पे करी जाएगी, उनको मॉनिटरिंग करने का काम रेलवे स्टेशन पे कराएगा। वहीं पर ही इनका जो शेल्टरिंग सिस्टम तैयार करा जा रहा है, वहीं पर ही कोविड सेंटर भी तैयार करे जा रहे हैं। इसके अलावा जो सड़क मार्ग से आएंगे या बसों से आएंगे, तो उनकी भी जो बॉर्डर है, जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर है, तो वहां पर उनको रोक करके उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रॉपर उनका रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। ये भी कहा गया है कि जितने भी जो लोग कुंभ में आएंगे, सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तभी वो अंदर आ सकते हैं, जिससे कि उनको जा सके। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है, ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोग जो बाहर से जो लोग आएंगे, उनका होटल में या धर्मशाला में रिजर्वेशन या अपने कमरे बुक करने बहुत जरूरी है। अगर वो वहां आएंगे तभी वो हरिद्वार महाकुंभ में आ सकते हैं। सबको देखते हुए तो उसी तरीके से ये प्रशासन है अपना ये प्लान तैयार कर रहा है और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मनीष, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। बदलाव कुंभ नगरी हरिद्वार में बीती रात से ही हो रही बूंदाबांदी से मौसम में बदलाव आया है और साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारियां चल रही और वहीं बीती रात से ही बूंदाबांदी हो रही और जिससे मौसम में ठंड और साथ ही अब जो है शीतलहर बढ़ गई है। साथ ही मौसम सुहाना हो गया है। जहां मौसम के बदलाव से पर्यटन में भी बढ़ावा हो रहा है, तो जबकि लोगों को यहां पर परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात आपने की है, आपको भी पता है कि उत्तराखंड में अगर बारिश ना हो तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है। तो अभी नए साल की ये पहली बारिश है, तो मतलब एक तरह से हम बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। और दूसरा ये भी है कि चलो मौसम ठंडा है, ठंडी भी है। अभी इतनी यहाँ पे गर्मियाँ थी, तो गर्मियों के बाद अभी एक तरह से ये मौसम देखने को मिला है, तो मज़ा आ रहा है। गंगा मैया साथ में है, अच्छा लग रहा है बहुत। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए मनीष हरिद्वार से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बूंदाबांदी हो रही है और अगर पहाड़ों की बात की जाए तो जो है पहाड़ों पर भी बर्फबारी होने लगी है, उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? हाँ बिलाल, बीती रात हरिद्वार में बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जिससे कि अभी भी यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू है। कभी थोड़ी सी हल्की धूप निकली है, तो कहीं फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो देखने को है कि मौसम बहुत सुहाना है। एक मजेदार मौसम यहाँ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोविड को लेकर जो पर्यटन था वो बहुत ही कमजोर हो गया था। यहाँ व्यापारी जो लोग थे, जिनके होटल व्यवसायी थे, वो बहुत कम हो गए। पर जिस तरीके से पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हुई है होना, तो इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। ऊपर पहाड़ों पे बर्फबारी लगातार जारी है और नीचे की जो इलाके हैं हरिद्वार और ये सारे ही ठंडे हो चुके हैं, मौसम सुहाना हो चुका है। तो पर्यटन इस तरफ आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको भी थोड़ी मजबूती मिल रही है। जो होटल कभी बंद थे, बिल्कुल सूने पड़ गए थे, वीरान थे, तो उसमें थोड़ी बहुत चहल पहल देखने को मिल रही है। क्योंकि आपको पता है कि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है, तो तैयारियां लगातार चल रही हैं। पर जिस तरीके से वर्किंग हो रही है, उस तरह से देखा जाए कि मौसम बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, व्यापारी को फायदा मिलेगा। पर एक सबसे बड़ी बात यह है बिलाल कि प्रशासन की तरफ से जो गरीब लोग हैं, तो ये बूंदाबांदी के कारण मौसम ठंडा हो गया है बिल्कुल, पर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो गरीब लोग हैं। तो क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था ज्यादा करी नहीं जा रही है, या कुछ रैन बसेरे बने हैं पर उनमें कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है, जो कि प्रशासन दावा करता है। तो यहाँ भी एक प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब जो है बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो दिनचर्या होती है वो प्रभावित होती है। शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। लक्सर में हाईकोर्ट के आदेश और साथ ही तहसील प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लक्सर क्षेत्र के खनन चुगान का बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और इसी वजह से उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली अन्य राज्यों से भी यहाँ पर खनन माफिया आकर अवैध खनन करते हैं। साथ ही खनन माफियाओं ने क्षेत्र में रहकर लंबे समय से अपना सिक्का जमाए हुए हैं और राजस्व विभाग को अब तक करोड़ों रुपए का चूना भी लगा चुके हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने यहाँ पर तहसीलदार सुशील जो है कोठियाल के साथ संयुक्त टीम बनाई और लक्सर हरिद्वार रोड पर छापेमार कार्रवाई के दौरान
3 डंपर और साथ ही 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अवैध खनन पाया गया। सभी खनन से भरे वाहनों को तहसील परिसर में खड़ा कर खनन एक्ट की धाराओं में सीज कर दिया गया है। कल पूरी रात अवैध खनन की रोकथाम के लिए पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया गया। काफ़ी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी अवैध खनन के संबंध में। तो इसमें कुल 10 वाहन सीज किए गए, जिनमें 8 ट्रॉली ट्रैक्टर थे और 2 डंपर। उनको सीज करके एसडीएम साहब की कोठी पे खड़ा कर दिया गया है और नियमानुसार उनके विरुद्ध रिपोर्ट। और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। बिजली के बिल कम करने और साथ ही दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुतला फूंका है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है और फिर भी यहां बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और साथ ही उपभोक्ताओं की जेब पर सरकार डाका डाल रही है। यूपीपीसीएल ने यहाँ पर 2019 में 2.86% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास करवाया है। ये ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल को दिया कि वो सरकार को निर्देशित करे कि जिस प्रकार से कॉमर्शियल बिल प्रत्येक महीने में ये भेजने का काम करते हैं, उनको उस तरह से करे, क्योंकि 1 से 100 यूनिट तक जो है 2 रुपये 80 पैसे का चार्ज बिजली लेती है और उसके बाद अगर 100 यूनिट से ऊपर होता तो ये सीधा 3 रुपये 75 पैसे पर यूनिट हो जाता है। और जबकि ये बिल जनरेट तो महीने का करते हैं, लेकिन बिलिंग 2 महीने में आती है, जो एक गरीब पे सीधे सीधे मार पड़ती है। हम तो ये चाहते हैं कि बिजली के बिल माफ़ करनी चाहिए। ऐसे माफ़ नहीं हो तो कम से कम उत्तराखंड जो हमने मांगा था हक हकूक़ के लिए, जल जंगल ज़मीन की हमने बात की थी, अपने लोगों को सुविधा देंगे तो कम से कम जो है हाफ कर दे सरकार। तो हमें सरकार से मांग। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। रुड़की के प्रेम मंदिर के सामने जो है स्काईलिंक कंपनी की पहली फ्रेंचाइजी का मेयर गौरव गोयल ने शुभारंभ किया है, जिसमें कंपनी के सीनियर मैनेजर सीपी सिंह ने कहा है कि उनकी कंपनी और साथ ही कंपनी के मुकाबले उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सही सामान उपलब्ध करा रही है। साथ ही समय समय पर ग्राहकों को यहां पर इच्छाओं के अनुसार ही उचित मूल्य पर छूट दी जा रही है और साथ ही आने वाले समय पर कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी को पूरे उत्तराखंड में फैलाएगी। हमारा जो स्टाइलॉक्स शोरूम का खोलने का सबसे बड़ा जो हमारा मकसद है कि अपने रुड़की और अपने आसपास के जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको उच्चतम और बेहतर आरामदायक कंफर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हम उन तक देना चाहते हैं, जो कि हमारा मकसद है। इसीलिए हमारे स्टाइलॉक्स अलायंस रिटेल जो हमारे नाम से हमने यहाँ पर आपके शहर में यानी कि रुड़की में हम लोगों ने यहाँ पर उसको अभी इनॉर्गेट किया है। हमारा बढ़ती ठंड के कारण पालतू मवेशी बीमार हो रहे हैं और जिसके बाद लोग बीमार जानवरों को लेकर रामनगर के पशु चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। और वहीं पशु चिकित्सक योगेश अग्रवाल ने कहा है कि ठंड से कुत्तों और साथ ही बिल्ली में यहाँ पर वायरस का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही कुत्ते खाना पीना छोड़ देते हैं। इस रोग से यहाँ पर जो है निजात पाने के लिए जब कुत्ता छोटा हो तो उसी समय रहते यहाँ पर जो है परमों का टीका लगाना आवश्यक है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पशुओं को बार बार अंदर से बाहर ना ले जाएं या अगर लेकर भी जाना है तो उनके शरीर को ढक कर ही रखें। साथ ही कुत्तों को दूध में अंडा डालकर जो है पिलाना चाहिए ताकि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके। ये जब वातावरण का तापमान गिरता है और शीतलहर चलती है उस समय सभी प्रकार के जानवरों में जो हमारे गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली इनमें ठंड का प्रकोप बहुत भयंकर रूप से होता है। गाय भैंसों में उनका तापमान इतना गिर जाता है कि उनको हाइपोथर्मिया नामक रोग हो जाता है और उसमें टेम्परेचर 94-92 तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में जानवर को यदि समय पर इलाज ना मिले तो उनकी मृत्यु भी संभव होती है। ये नए कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस बल और साथी प्रशासन ने रोक दिया है। भारतीय किसान यूनियन के चौधरी पद्म सिंह रोड गुट के नेतृत्व में यहां पर किसान सैकड़ों की संख्या में दिल्ली कूच कर रहे थे, जिसमें प्रशासनिक और साथ ही पुलिस बल ने गणेशपुर पर ही किसानों को बैरिकेडिंग कर लगाकर रोक दिया है। लेकिन किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े रहे।
इसी दौरान भारी बारिश होने के बावजूद किसान जो है वहीं पर डटे हुए थे और प्रशासनिक अधिकारियों को भी इसी भारी बारिश के बीच में ही किसानों से बातचीत करनी पड़ी। किसानों का कहना था कि भारतीय किसान यूनियन की कार्यकर्ता दिल्ली हर हालत में जाएंगे और इस काले कानून का कड़ा विरोध दिल्ली जाकर करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान यूनियन के नेता चौधरी पदम सिंह अरोड़ ने यहाँ पर कहा है कि कृषि बिल का विरोध हर स्तर पर किया जाएगा और किसी भी सूरत में इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना बरसी हमारी कटरी तो भाई जाने में कोई दिक्कत तो ना तो हम ना आपको आप भी परेशान कर रखे बिना मतलब के। और भाई हम तो परेशान है ही, जिसकी आत्मा दुखी उसके लेकर चुद्दा सारा संसार दुखी साहब से तो बात ना। और चलिए बात करेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रतिम सिंह और साथ ही प्रदेश प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव के निर्देशानुसार नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय में यहाँ पर संपन्न हुई है। और बैठक में सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समस्त बूथों की मजबूती पर जो है बातचीत करते हुए बूथों पर सक्रियता और साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का भी प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर केंद्र और साथ ही राज्य की जन विरोधी बीजेपी सरकार के विकास विरोधी रोजगार नीतियों से जनता को अवगत करवाएगी। साथ ही कांग्रेस किसानों की यहाँ पर लड़ाई लड़ेगी और मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके लिए भी रणनीति बैठक में बनाई गई। हैं और मुझे लगता है कि हर महीने जो बैठक है और कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता आगे से आगे बढ़ चढ़ के बैठक में हिस्सा लेंगे और जो है बीजेपी की नाकामियां, जो बीजेपी झूठ बोल बोल करके सत्ता में पहुंची है, आज किसान, गरीब मजदूर, हर वर्ग का आदमी परेशान है। और चलिए बात करेंगे सितारगंज की। सितारगंज में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में मुन्नी नामक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने रोड पर जाम कर लगा दिया था और अपना गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीणों ने बताया कि जितनी भी यहाँ पर स्टोन क्रशर हैं उनकी गाड़ियाँ इस रोड पर चलती हैं, लेकिन ये लोग ना तो यहाँ पर रोड पर पानी का छिड़काव करते हैं और ना ही रोड के गड्ढे भरते हैं, जिससे आए दिन यहाँ पर रोड पर दुर्घटनाएं होती रही हैं। और इसी मामले को लेकर ग्रामीणों और साथ ही स्टोन क्रशर के मालिकों के बीच बैठक हुई, जिसमें सीओ सुरजीत कुमार और साथ ही कोतवाल सलाउद्दीन खान भी मौजूद रहे। वहीं सीओ सुरजीत कुमार ने बताया कि जितनी भी यहाँ पर स्टोन क्रशर हैं और सुबह शाम 2 टाइम रोड पर पानी का छिड़काव करेंगे और साथ ही ग्रामीण भी पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों से जो है बातचीत कर सड़क के गड्ढे भरवाने की कोशिश करेंगे। सिटकुल क्षेत्र में रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मुन्नी देवी नाम की एक महिला की मृत्यु हो गई। तो उसमें वहाँ के लोकल लोगों ने जाम भी लगाया और उनका ये था कि भाई रोड पे ये जो स्टोन क्रशर की गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो ये पानी का छिड़काव कराते हैं और ना ही ये रोड ठीक करवा रहे। इनका ये कहना है सब में स्पीड गवर्नेंस लगे हुए हैं, क्योंकि वो शासन का आदेश है, लेकिन स्पीड गवर्नेंस कितने काम कर रहे हैं उसके लिए इन्हें निर्देशित किया गया है कि आप उन सभी ड्राइवरों से और मिलके उसको दिखवा लें, जिसमें स्पीड गवर्नेंस काम नहीं कर रहे हैं उन पे काम करवाएं और 100% शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता सितारगंज से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो है सितारगंज क्षेत्र में जो सिटकुल रोड है, यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। प्रशासन इसमें जो है कोई भी सुध नहीं ले रहा है, कोई भी मतलब जो यहाँ के आला अधिकारी हैं जो नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे जो है एक मौत हो गई, इसमें जो है जाम लगा दिया। उसके बाद जो है अगले दिन जो है सितारगंज की जो कोतवाली है, यहाँ पे स्टोन क्रशर स्वामियों की सितारगंज के जो सीओ साहब है, उन्होंने जो है मीटिंग ली और उसमें जो है सभी जो स्टोन क्रशर वाले हैं उनको बताया कि इस रोड पे जो है पानी लगातार जो है फैलाया जाए, उससे जो है धूल धक्कड़ नहीं होगी और जो है एक्सीडेंट नहीं होंगे, उनको समझाया गया। तो उन्होंने स्टोन क्रशर स्वामियों ने ये कहा है कि जो है इसमें जो है हमने
जो है पानी मतलब लगाएंगे और जो है सबने अपना अपना हिस्सा बांट लिया है और जो आगे से सारी देख रेख में काम होगा, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन पहले भी इस तरह से सड़क हादसे यहाँ पर होते रहे हैं, उसके बावजूद भी स्टोन क्रशर जो मालिक हैं वो कोई कदम नहीं उठाते। तो क्या कुछ माना जाए इस बैठक के बाद जो फैसला लिया गया उस पर स्टोन क्रशर जो है वो जो उनके मालिक हैं वो उस पर खराब तो रहेंगे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जी, अभी अभी एक ताजा अपडेट वहां से आ रही है। अभी छिटकुल क्षेत्र में एक और सड़क हादसा हो गया है। बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जिसमें सड़क हादसे के बाद जो है पिता पुत्र की मौत हो गई है। उसका परिजनों का रोने का बुरा हाल है। आज फिर से अभी जो है उस टाइम पे अभी जो मौके पर एक एक्सीडेंट हुआ है वहां पे फिर से धरना प्रदर्शन चल रहा है सर। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये अब दावा किया गया है स्टोन क्रशर मालिकों की तरफ से कि पानी का छिड़काव सुबह और शाम किया जाएगा, क्या कुछ माना जाए? और साथ ही जो सड़क में गड्ढे हैं उसको भी भरने की बात कही जा रही है, क्या ये मान लिया जाए अगर ये कदम उठाया जाता है तो कितना कारगर साबित होगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जो है ये गड्ढे वगैरह अगर भर दिए जाए आगे और पानी जो है सुबह शाम जो है 3 टाइम जैसे शिफ्ट बनाई गई है, सुबह जो है एक साइड के लोग करेंगे, दोपहर में दूसरे साइड के और तीसरे में जो शाम वाले वो अलग करेंगे। अगर ये लोग करते हैं तो हमें लगता है जो है हादसे वहां पे जो है कम हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर जो इस तरह से फैसला लिया गया इस बैठक में, अगर कोई स्टोन क्रशर मालिक अगर जो है वो कदम नहीं उठाते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात भी कही गई है प्रशासन की तरफ से? जी मैं आपको बताऊंगा, जो सितारगंज के सीओ साहब है उन्होंने जो है सितारगंज कोतवाली में मीटिंग रखी थी, उन्होंने जो है लास्ट वार्निंग दी है। उसके बाद जो है उनके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में अपने विधानसभा क्षेत्र के मदनापुर पहुंचे, जहां पर शहीद भोपाल सिंह कोश्यारी मेमोरियल कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तो वहीं बच्चों के साथ खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कबड्डी खेलकर अपने बचपन को जो है यादों को भी ताज़ा किया है और साथ ही कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जो है ज़रूरी है। हर साल की तरह इस साल भी शहीद भोपाल सिंह कोश्यारी को याद करते हुए उनके शहीद दिवस पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।